बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एजुकेशनल एज चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल के क़याम का मकसद आपको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना और मुख्तलिफ़ मज़ामीन में आसान अंदाज में पेशा वराना हुनर और नसाबी मौज़ूआत सिखाना है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स में यानी आपके हुनर में इजाफ़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कदर में इजाफ़ा होता जाएगा। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अपना पहला लेक्चर बनाने लगा हूँ। हर वो शोबा जिसमें हिसाब किताब का काम होता है, वहाँ अमूमन ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन शुमारियात, माहिरीन रियाज़ियात, माहिरीन मुआशियात, अकाउंटिंग और फाइनेंस के प्रोफेशनल्स और इंजीनियरिंग से वाबस्ता हजरात इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन आपको ये मालूम हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना बड़ा और अहम सॉफ्टवेयर है, तो आप हैरान भी हो जाएंगे और फिर ये अफसोस भी करेंगे कि काश मैंने पहले इस सॉफ्टवेयर को सीख लिया होता। जिस तरह आप जब बैरून मुल्क जाते हैं तो उसके माहौल, जोग्राफिया, शहरों और ज़बान के बारे में जानते हैं, इसी तरह एक्सेल के माहौल से आशनाई बहुत ज़रूरी है। मैं दूसरे रवायती लेक्चरर्स की तरह पढ़ाने का कायल नहीं हूँ, बल्कि मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि मेरी बात बंदे के दिमाग में बैठ जाए और फिर वो कभी उस बात को भूल ना पाए। तो इस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक खाली पेज यानी ब्लैंक शीट नहीं होती, बल्कि इसमें एक शीट होती है जिसमें खाने यानी सेल बने होते हैं। ऊपर से नीचे खानों को कॉलम कहा जाता है और बाएं से दाएं खानों को रो कहा जाता है। हर खाने का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस कॉलम के नाम और रो के नंबर से मिलकर बनता है। कॉलम का नाम ABCD से ज़ाहिर होता है और रो का एड्रेस गिनती के ज़रिए ज़ाहिर होता है, यानी 1 2 3 4। अब अगर हम दूसरे कॉलम के दूसरे खाने में हैं तो इसका एड्रेस B2 होगा। अगर हम तीसरे कॉलम की 5वीं रो में हैं तो इसका एड्रेस C5 होगा। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो इन्हीं खानों के एड्रेस पर इन्हसार करती हैं। हर खाना असल में एक वेरिएबल है जिसका अपना एड्रेस है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गली में बहुत सारे प्लाट हों और हर प्लाट का एक एड्रेस होता है। हर प्लाट की निशानदही हम उसके एड्रेस के ज़रिए बआसानी कर सकते हैं और इन वेरिएबल्स को हम मुस्तकिल वैल्यू या कांस्टेंट भी बना सकते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं वो वेरिएबल के लफ्ज़ से बहुत अच्छी तरह आशना है। वेरिएबल का मतलब है कि जो अपनी वैल्यू तब्दील करती रहे यानी जो मुतगय्यर हो, और कांस्टेंट का मतलब है जो अपनी वैल्यू फ़िक्स यानी परमानेंट यानी मुस्तकिल रखती है। कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की मिसाल देता हूँ, जैसे साल के दिन 365 हैं सिवाय लीप ईयर के जिसमें 366 दिन होते हैं और वो हर 4 साल बाद आता है। इसी तरह हफ्ते के दिन 7 हैं और साल में हफ्ते 52 होते हैं। लेकिन हमारी उम्र वेरिएबल है, ये बढ़ती है। इसी तरह अशिया की कीमतें और अशिया की मिकदार घटती या बढ़ती रहती है। लिहाजा आपको हस्बे ज़रूरत वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना होगा। आप एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल की वैल्यू से लिंक भी कर सकते हैं। अगर एक जगह वैल्यू तब्दील हो और आपने इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ लिंक किया हो तो जहाँ जहाँ आपने लिंक किया होगा वहाँ फ़ौरन तब्दीली होगी। यही एक्सेल की सबसे बड़ी पावर है। पेचीदा से पेचीदा कैलकुलेशंस एक्सेल पे नहायत आसानी से की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन का फार्मूला अगर हम खुद से हल करने बैठ जाएं या कैलकुलेटर पर भी हल करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन एक्सेल से इसको चंद सेकंड में हल किया जा सकता है, चाहे कितनी ही ज़्यादा वैल्यूज़ क्यों ना हो। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ। ये A1 है, इसके अंदर हम एक वैल्यू लिखते हैं 10। ये है B1, इसमें हम वैल्यू लिखते हैं 4। अब अगर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है तो आपने पहले इक्वल टू का साइन डालना है। उसके बाद आपने या तो माउस से या फिर एरो की से लेफ़्ट साइड पे आना है और जब आपका कर्सर A1 पर आ जाए तो फिर आपने जमा का निशान दबाना है। उसके बाद दोबारा आपने कर्सर B1 पर लेकर आना है और एंटर मार देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 14 हो गई है, जो 10 जमा 4 का मजमुआ है। अब ये असल में
जो हमने इक्वल टू का साइन डाला था वो एक्सेल को ये बता रहा है कि C1 बराबर है A1 प्लस B1 के। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मैथमेटिक्स में अलजबरा करते वक्त एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि A प्लस बी इज़ इक्वल टू C। इसी तरह अगर आपने A माइनस बी करना है तो आप कहते हैं कि D इज़ इक्वल टू A माइनस बी, फिर आप एंटर मारते हैं तो ये 10 माइनस 4 6 कर लेगा। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे, फिर आप A पर आएंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय B करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने डिवीज़न करनी है तो आप इज़ इक्वल टू का साइन डालें, फिर आप A को सिलेक्ट करें, फिर आप डिवीज़न का साइन डालें, फिर आप B पे क्लिक करें और फिर एंटर कर दें तो ये 2.5 इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसमें कोई भी वैल्यू किसी भी खाने में आप अगर रखी हुई है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ए बी ही हो, आप B जमा A भी कर सकते हैं, आप B माइनस A भी कर सकते हैं, आप B डिवाइडेड बाय A भी कर सकते हैं, आप B मल्टीप्लाई A भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक्सेल में जो सबसे अहम चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ एक ही वैल्यू से लिंक हैं तो अगर उस एक वैल्यू में तब्दीली होती है तो तमाम लिंक्ड वैल्यूज़ में तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 है, इसको मैं 2 कर देता हूँ तो आपने देखा कि ये भी चेंज हो गया, C भी चेंज हो गया, D भी चेंज हो गया, E भी चेंज हो गया और F भी चेंज हो गया। यही एक्सेल की पावर है। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इस तरह चेंजेस मुमकिन नहीं हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आपने ये याद रखना है कि फ़ार्मूला जब भी आप लगाएं तो आपने इक्वल टू का साइन ज़रूर पुट करना है, वरना फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, वो फार्मूला लिख देते हैं और फिर एंटर का बटन दबाते हैं तो फार्मूला काम नहीं करता, तो वो ये सोचते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप उसको इज़ इक्वल टू का साइन नहीं देंगे उसको नहीं पता लगेगा कि आप एक इक्वेशन बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब काम तो हम कैलकुलेटर्स पर भी कर सकते हैं, तो हमें एक्सेल पे करने की क्या ज़रूरत है। तो उसका जवाब ये है कि आमतौर पर कैलकुलेटर में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो ख़ास वक्त के लिए महफूज होती हैं, यानी आर्जी तौर पर महफूज होती हैं, और जब कैलकुलेटर बंद होता है तो वो वैल्यूज़ डिलीट हो जाती हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं इनको आप मुस्तकिल तौर पर महफूज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इनमें तब्दीली भी कर सकते हैं। और इन वैल्यूज़ को ना सिर्फ प्रिंट किया जा सकता है बल्कि USB या ईमेल या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या नेटवर्किंग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक्सेल में किसी भी वैल्यू में तब्दीली मुमकिन है। तीसरी बात यह है कि कैलकुलेटर आमतौर पर सिर्फ 100 के करीब वैल्यूज़ याद रखता है और ये यादाश्त आर्जी होती है, जबकि एक्सेल में आप लाखों के हिसाब से वैल्यूज़ महफूज कर सकते हैं। और एक्सेल की एक अहम खूबी इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत है, जिसको सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने बड़े उम्दा तरीके से डिज़ाइन किया है। ये कॉलम नंबर A में दिनों के नाम संडे और मंडे लिखा हुआ है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनके राइट बॉटम कॉर्नर पे जब ये प्लस का निशान बनता है तो मैं इनको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो आपने देखा कि ये बाकी दिन जो हैं ऑटोमेटिकली ड्रैग हो गए हैं। मंडे के आगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ गया है। इसी तरह ये जनवरी और फरवरी लिखा हुआ है कॉलम नंबर C में, इसके मैं राइट बॉटम कॉर्नर पे आकर इसको ड्रैग करता हूँ तो आपने देखा कि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसी तरह ये मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर्स हैं, इनके मैं राइट बॉटम कॉर्नर पे आके इनको ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं मैं जब तक ड्रैग करता जाऊँगा ये सीरियल नंबर जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपने दो वैल्यू के दरमियान में कुछ गैप रखा है और आप उस वैल्यूज़ को ड्रैग करते हैं तो ये उसी गैप को मेंटेन रखते हुए सीरियल नंबर को आगे लेकर जाएगा। मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू हमने 1 लिखी और दूसरी वैल्यू हमने 3 लिखी। अब 3 और 1 के दरमियान 2 का फासला है तो ये 3 में 2 2 2 2 ऐड करता जाएगा
और हर पिछली वैल्यू में 2 का इजाफा करता जाएगा। इस तरह ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आ जाएगा। अगर आप एक ही वैल्यू को बार बार कॉपी करना चाहते हैं तो इसमें कॉपी पेस्ट की बजाय आप जस्ट वैल्यू को पकड़ के नीचे ड्रैग करें। जितनी दफ़ा आप ड्रैग करेंगे उतनी दफ़ा वैल्यू रिपीट होगी। एक और तरीका है, अगर आपने यहाँ पर 1 2 3 लिखा है और आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले सेल के अंदर डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट कमांड है। तो कंट्रोल डी के ज़रिए आप बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाले सेल में, यानी जो आपका मौजूदा सेल है उसमें कॉपी करना है यानी रिपीट करना है, तो आप कंट्रोल आर का बटन दबाएं तो ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। कंट्रोल डी कमांड तब ही एग्जीक्यूट होती है अगर ऊपर वाले सेल में कोई वैल्यू हो। अगर ऊपर वाले सेल में कोई वैल्यू ना हो और उसके ऊपर वैल्यू हो तो वो रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ इमीडिएट टॉप वैल्यू को ही डुप्लिकेट करती है। इसी तरह अगर आपके लेफ़्ट सेल में कोई वैल्यू ना हो लेकिन उससे पहले सेल में वैल्यू हो, तब भी ये वैल्यू को कॉपी नहीं करेगा, ये इमीडिएट लेफ़्ट सेल के वैल्यू को ही कॉपी करता है। ताहम कॉपी पेस्ट का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी जगह से वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने जनवरी को कॉपी किया और मैंने यहाँ के कॉलम के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने एक वैल्यू को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना है तो आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक दबाकर कट का बटन दबाएंगे और फिर जहाँ पर आपने पेस्ट करना है वहाँ जाकर आप क्लिक करेंगे, राइट का बटन दबाएंगे और ये पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट की बटन पे क्लिक करना है तो ये आपकी वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। कॉपी और पेस्ट का फ़र्क ये है कि कॉपी में ओरिजिनल वैल्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद रहती हैं और उनकी नकल आप अपनी मतलूबा जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कट की कमांड में मौजूदा वैल्यूज़ अपनी जगह से हट जाती हैं और जहां पेस्ट की जाती हैं वहीं पर मौजूद होती हैं। इसी तरह एक बहुत अहम बात कि अगर आपने एक ही सेल में दूसरी लाइन शुरू करनी है, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं सन और आपने मून लिखना है, लेकिन इसी सेल में दूसरी लाइन शुरू करनी है तो आप आल्ट एंटर दबाएंगे तो वह आपने देखा कि उसी सेल में दूसरी लाइन में कर्सर आ गया है। अब आप यहाँ पे मून लिख सकते हैं। इसी तरह एक बहुत अहम कमांड है एडिट की कमांड। वो इसलिए होती है कि मिसाल के तौर पर आपने पहले एक वैल्यू लिख ली सन मून, आप यहाँ पर सन मून की बजाय सन सी लिखना चाहते हैं। अब अगर आप कर्सर को इस सेल पर ले जाते हैं और इसमें तब्दीली करते हैं तो पिछला टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा और नए सिरे से वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। इसलिए इससे बचने के लिए हम F2 का बटन दबाते हैं। तो F2 करने से क्या होता है कि ये चीज़ जो है एडिट मोड में आ जाती है। अब आप सन सी लिखकर एंटर मार सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक शीट से दूसरी शीट पर जाना है तो आपने कंट्रोल पेज डाउन का बटन दबाना है। तो ये देखें, ये शीट नंबर 2 पर हम आ गए हैं। फिर कंट्रोल पेज डाउन दबाते हैं तो ये हम अगली शीट पर आ गए हैं। अगर आपने पिछली शीट पर वापस जाना है तो कंट्रोल पेज अप का बटन दबाना है तो ये हम शीट 2 पे आ गए हैं। फिर कंट्रोल पेज अप का बटन दबाया तो ये हम उससे पिछली शीट यानी शीट 1 पर आ गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर एक्सेल में आप एक खाने में फार्मूला लगाते हैं और इसे नीचे ड्रैग करते हैं या डुप्लीकेट करके नीचे लाते हैं तो जिस तरतीब से ऊपर की वैल्यूज़ के एड्रेस दिए गए हैं, एक्सेल उसी तरतीब से इन एड्रेसेस में एक का इजाफा करके नीचे ले आता है। यानी आपको ख़ुद से फार्मूले में तब्दीली नहीं करनी पड़ती। मसलन C1 इज़ इक्वल टू A1 प्लस B1। अब जब मैंने इस फार्मूले को ड्रैग किया तो इसने कहा कि C2 इज़ इक्वल टू A2 प्लस B2। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैंने लिखा है A1 में 10 और A2 में 4 और मैंने कहा कि A3 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4। तो अब आपने देखा कि A3 इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2। अब अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करेगा कि B3 इज़ इक्वल टू
B1 प्लस B2। अब चूँकि आपने कॉलम्स की तरफ ड्रैग किया है तो ये कॉलम के अल्फ़ाबेट में एक का इजाफा करता जाएगा। अगर आप रोज़ की तरफ ड्रैग करेंगे तो फिर ये नंबर्स में इजाफा करेगा, क्योंकि रोज़ नंबर से ज़ाहिर होती हैं और कॉलम्स जो है वो अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप किसी वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो खाने का एड्रेस देने की बजाय या तो वैल्यू लिख दें या जिस वैल्यू का एड्रेस दे रहे हैं उस पे F4 दबा दें। F4 दबाने से कॉलम और रो से पहले डॉलर का साइन लिखा जाएगा। ये आप ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलम और रो के एड्रेस से पहले डॉलर का साइन लगाना होगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा C इज़ इक्वल टू A1 प्लस B1। अब मैं चाहता हूँ कि B1 की वैल्यू फ़िक्स रहे, A1 की वैल्यू चेंज होती रहे। तो मैं क्या करता हूँ, B1 पर मैं F4 का बटन दबाता हूँ तो अब ये B और 1 से पहले डॉलर का साइन प्लेस कर देगा। अब मैं एंटर मारता हूँ। अब मैं A2 के अंदर 12 लिखता हूँ, A3 के अंदर 14 लिखता हूँ। अब मैं अगर इस फार्मूले को ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 12 जमा 2 14 कर दिया, 14 जमा 2 16 कर दिया। हालांकि अगर मैं इसमें डॉलर का साइन ख़त्म कर दूं और इसको ड्रैग करूं तो ये पहली वैल्यू को 12 कहेगा, दूसरी वैल्यू को भी 12 कहेगा। चूँकि B2 खाना खाली है इसलिए उसने 12 में कुछ ऐड नहीं किया। इसी तरह B3 सेल भी एम्प्टी है, ब्लैंक है, इसलिए उसने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये A कॉलम के अंदर 5 एज लिखी हुई हैं और B सेल के अंदर नंबर ऑफ़ डेज़ इन एन ईयर लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर बंदे की एज के हिसाब से उसके टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट किए जाएं तो आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर आपने A2 सिलेक्ट किया, फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन डाला, फिर आपने B2 का सेल सिलेक्ट किया और यहाँ F4 का बटन दबा दिया और फिर एंटर मार दिया। अब आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो हर पर्सन के नंबर ऑफ़ डेज़ ये कैलकुलेट करेगा। हम पड़ताल के तौर पर A4 सेल में एज 1 ईयर लिखते हैं तो ये 365 हो जाएगा। ये देखें, तो ये फ़ायदा है, आप वैल्यू को अगर फ़िक्स कर देते हैं तो बाकी वैल्यूज़ तो चेंज होती रहेंगी लेकिन फ़िक्स वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ड्रैग करने से रो एड्रेस तो मुस्तकिल रहे लेकिन कॉलम का एड्रेस बदलता रहे तो रो के नाम से पहले जो नंबरों पे मुश्तमिल होता है डॉलर का साइन लगा दें। और अगर आप चाहते हैं कि ड्रैग करने से कॉलम एड्रेस तो मुस्तकिल रहे लेकिन रो का एड्रेस बदलता रहे तो कॉलम के नाम यानी अल्फ़ाबेट से पहले डॉलर साइन लगा दें। अगर आप दो खानों की वैल्यूज़ को लिंक करना चाहते हैं तो आप पहले सेल में इज़ इक्वल टू का साइन डालें और उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करें जिससे आपने लिंक करना है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ चेंज होगी तो ई सेल के अंदर भी चेंज हो जाएगी। ये मैंने 366 कर दिया लीप ईयर, तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। इस तरह आप जितने मर्ज़ी सेल्स को लिंक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक शीट के सेल को दूसरे शीट की सेल से लिंकिंग करनी है तो आप उस जगह पर इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे और जो आपकी मतलूबा शीट है, मसलन ये शीट 2 है, इसमें इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ A1 से और फिर मैंने एंटर कर दिया। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये पिछली शीट में वापस आ जाएगा और जैसे ही दूसरी शीट में तब्दीली होगी, मसलन मैं शीट 2 में सेल A में एक वैल्यू लिखता हूँ 1200, तो अब आप देखिएगा कि शीट 1 में जहाँ पर मैंने लिंक किया था वहाँ पर 1200 अमाउंट आ गई है। असल में इसका एड्रेस इस तरह लिखा जाता है
कि इज़ इक्वल टू के बाद शीट का नाम आता है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, उसके बाद जिस सेल से आपने लिंक किया है उसका एड्रेस आता है। तो इसका एड्रेस अब यूँ बना इज़ इक्वल टू शीट 2 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर A1। स्टूडेंट्स, अगर आपने 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को जमा करना हो तो बार बार जमा का निशान दबाने की बजाय आप सम का फ़ार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक किस्म का रेंज फार्मूला है, यानी इसमें आप पहले सेल और आखिरी सेल का एड्रेस बताते हैं, तो पहले और आखिरी सेल तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको जमा करके उनका मजमूआ आपको दिखा दिया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ जगहों पर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म के 5 मुख्तलिफ़ मज़ामीन में हासिल करदा नंबर आपके सामने हैं। अब आपने इसके कुल हासिल करदा नंबरों को गिनना है। तो इसका क्या तरीका है कि जहाँ पर भी आपने उसका मजमूआ यानी सम कैलकुलेट करना है तो वहाँ सबसे पहले आपने इज़ इक्वल टू का साइन डालना है, फिर आपने सम लिखना है, फिर आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद आपने कर्सर से या माउस से पहले सेल को क्लिक करना है, फिर आपने शिफ्ट दबाकर ये कोलन डालना है और फिर आखिरी सेल को सिलेक्ट करना है। तो अब आप देखें कि ये एड्रेस आ गया है C5:C9 और ये ब्रैकेट बंद। बेसिकली ये जो कॉलन है इसको आप से लेकर कह सकते हैं, यानी C5 से लेकर C9 तक। इसका मतलब है C5 से C9 तक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके मुझे बता दो। अब आप एंटर मारेंगे तो ये देखें ये टोटल इसने 400 बता दिया है। स्टूडेंट्स, अगर वैल्यूज़ हज़ारों या लाखों की तादाद में हों तो एक एक सेल का एड्रेस देना और फिर जमा का निशान देना बहुत ही वक्त तलब और मेहनत तलब होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप डाटा सेट में पहले और आखिरी सेल का एड्रेस देकर एंटर मारें तो आपके सामने इनका मजमूआ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, सम का फार्मूला वैल्यूज़ का मजमूआ कैलकुलेट करता है। अगर आपने ये मालूम करना हो कि कुल कितनी वैल्यूज़ हैं तो आप काउंट का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट का फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल यानी अददी वैल्यू पर मुश्तमिल खानों की तादाद गिनता है और ये ज़ीरो वैल्यू को भी एक अददी वैल्यू शुमार करता है। अगर किसी वैल्यू में कोई अल्फ़ाबेट यानी हरूफ तहज्जी या सिंबल मसलन डॉलर या @ का साइन आ जाए तो ये इसको अददी वैल्यू की बजाय टेक्स्ट वैल्यू यानी तहरीर समझता है। अब मैं आपके सामने इसकी एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ इक्वल टू, फिर मैं काउंट लिखता हूँ, फिर मैं छोटी ब्रैकेट डालता हूँ, फिर मैं पहले कॉलम पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं कोलन का बटन दबाता हूँ, फिर मैं आखिरी सेल पर आता हूँ और फिर मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर मारता हूँ। तो अब आप ये देखें, ये काउंट का फंक्शन बता रहा है कि 5 वैल्यूज़ हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं केमिस्ट्री के मार्क्स को 0 कर देता हूँ, फिर भी ये उसको काउंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर A लिख दूँ या एब्सेंट लिख दूँ तो ये इस वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, चूँकि वो इसको टेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करता है। तो अब ये देखें, नीचे उसने 4 वैल्यूज़ बतलाई हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल ही खाली कर दूं तो तब भी 4 ही आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट वैल्यूज़ को भी काउंट करे तो उसके लिए आपने काउंट A का फार्मूला लगाना है। बाकी उसकी तरतीब यही होगी। चाहे तो आप पहले और आखिरी सेल का एड्रेस टाइप कर लें और चाहे आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये खुद ब खुद ही दरमियान में कॉलम लगा देगा। अब आप ब्रैकेट को बंद करें तो वो आपको जवाब में 4 ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ये खाना खाली है। अगर मैं यहाँ पर एब्सेंट लिखता हूँ तो वो इसको भी काउंट करेगा और सिर्फ काउंट के फंक्शन में 4 जवाब आएगा, लेकिन काउंट A के फंक्शन में 5 जवाब आएगा। काउंट A का फंक्शन किसी भी किस्म की वैल्यू को काउंट करता है, चाहे वो अददी वैल्यू हो या वो टेक्स्ट वैल्यू हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो
चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो। और अगर आप खाली खानों की तादाद गिनना चाहते हैं तो आप काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगा सकते हैं। ये काउंट ब्लैंक का मैंने फार्मूला लगाया और मैंने ये तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद की और एंटर दबाया। तो अब ये बता रहा है कि कोई सेल खाली नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये एब्सेंट सेल वाला खाली कर देता हूँ। तो अब ये हमें बता रहा है कि खाली जो है वो 1 है और जो फील्ड हैं वो 4 हैं। तो ये काउंट ब्लैंक का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ की एवरेज यानी औसत कैलकुलेट करनी हो तो आप एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सम की तरह एक रेंज फार्मूला है जिसमें आप अपने डाटा सेट के पहले और आखिरी खाने का एड्रेस देते हैं तो आपको औसत यानी एवरेज बता दी जाती है। मैं यहाँ पर आपको मिसाल देने लगा हूँ। मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू एवरेज लिखता हूँ, फिर छोटी ब्रैकेट डालता हूँ, उसके बाद मैं ये वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, फिर ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो अब आप ये देखें ये 82.5 आ रही है। मैं यहाँ केमिस्ट्री में दोबारा से 70 लिख देता हूँ तो अब ये 80 की एवरेज आ रही है। ये किस तरह कैलकुलेट होती है? टोटल को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं और टोटल जो है वो 400 है। 400 ओवर 5 तो उसकी एवरेज जो है 80 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक डाटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है तो आप मिनिमम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सम की तरह एक रेंज फार्मूला है जिसमें आप अपने डाटा सेट के पहले और आखिरी खाने का एड्रेस देते हैं। आप ये फार्मूला मुख्तलिफ़ जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक क्लास में सबसे कम छुट्टी करने वाले बच्चे की निशानदही करना चाहते हैं तो आप मिनिमम फार्मूले के ज़रिए इस बच्चे की निशानदही कर सकते हैं। या अगर आप देखना चाहते हैं कि सबसे बुरी कारकर्दगी किस बच्चे की है तो आप मिनिमम फार्मूले के ज़रिए उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसी तरह ख़रीदारी के लिए जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई जाती है इसमें भी आप मिनिमम का फार्मूला इस्तेमाल करके ये मालूम कर सकते हैं कि सबसे कम कोटेशन किसने दी है, यानी सबसे कम कीमत किसने ऑफ़र की है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे, फिर MIN लिखेंगे। ये मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है। फिर आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है और उसके बाद पहले और आखिरी सेल तक सिलेक्शन करनी है तो ये C5 to C9 आ जाएगा। फिर आपने ब्रैकेट डाल के एंटर मारना है। तो अब ये आपके सामने 70 मिनिमम वैल्यू आ गई। ये देखें, ये इन वैल्यूज़ के अंदर 70 सबसे छोटी वैल्यू है। इसी तरह अगर आपने डाटा सेट में सबसे बड़ी वैल्यू को मालूम करना है तो आप इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे, फिर आप मैक्स लिखेंगे। ये मैक्सिमम की शॉर्ट फॉर्म है। फिर आप छोटी ब्रैकेट डालें, फिर आप तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर मारें तो ये आपको सबसे बड़ी वैल्यू बता देगा। मैक्सिमम का फार्मूला मुख्तलिफ़ जगह पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप देखना चाहते हैं कि किस बच्चे ने टॉप किया है तो आप मैक्सिमम के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। या आप अगर ऑक्शन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि किस बंदे ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। स्टूडेंट्स, मिनिमम का फार्मूला सबसे छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि दूसरी या तीसरी या कोई भी छोटी वैल्यू क्या है तो आप समाल का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले में आपको डाटा सेट में पहले और आखिरी खाने का एड्रेस बताना पड़ता है और कोमे के बाद वो नंबर बताना पड़ता है जिस नंबर पे आपको सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। मैं आपको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू समाल, उसके बाद मैं ये रेंज सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने कोमा डालना है और के में आपने ये बताना है कि कौन से नंबर वाली छोटी वैल्यू लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे दूसरी सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है तो मैं 2 लिखकर ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाता हूँ तो अब ये उसने बता दिया
कि 75 दूसरी सबसे छोटी वैल्यू है। अगर आप एक डाटा सेट में दूसरी सबसे बड़ी या तीसरी सबसे बड़ी या मखसूस सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए लार्ज का फंक्शन इस्तेमाल होता है। मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे लार्ज, उसके बाद एरे की जगह आपने ये डाटा सेट सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा। अब के की जगह आपने जिस नंबर वाली बड़ी वैल्यू आप मालूम करना चाहते हैं वो लिखेंगे। मसलन मैं कहता हूँ मुझे तीसरी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैंने 3 लिखा और ब्रैकेट बंद की और एंटर मारा। तो अब इसने बताया कि 80 तीसरी बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 90 है, उसके बाद 85 दूसरी बड़ी वैल्यू है, उसके बाद 80 तीसरी बड़ी वैल्यू है। यही हमारा जवाब है। स्टूडेंट्स, अगर आप रिज़ल्ट बना रहे हैं और आपने पहले 3 पोजीशन होल्डर्स को मालूम करना है तो आप मैक्सिमम के ज़रिए सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आप लार्ज फंक्शन में दूसरे और तीसरे के ज़रिए सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर को भी मालूम कर सकते हैं।